हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और कल यानी कि 12 जनवरी के एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें मैथ के जो सवाल पूछे गए, मैंने आपसे मांगा था सवाल और बहुत सारे बच्चे ने व्हाट्सएप किए और कमेंट में भी लिखे। तो कमेंट वाले सारे सवाल आपके सामने। हो सकता है कि जो बच्चे लिखे हैं उसमें थोड़ी सी त्रुटियां कहीं कहीं हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उसको सुधार कर काम करने का। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं आज कमेंट ही लेकर आया हूं। बढ़ेंगे। सबसे पहले एक हमारे स्टूडेंट ने ये कमेंट किया कि भाई सर ऐसा सवाल पूछा गया, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग होगा। पहला सवाल कहता है कि दो वृत्त की त्रिज्या, हालांकि इसके बारे में हम फुल एनालिसिस करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्वेश्चन कैसे होगा। दो वृत्त की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर व 3.5 सेंटीमीटर है। एक वृत्त पर बिंदु R से स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये सवाल रहा होगा कैसे, ये देखिए, ये टूटा फूटा अंदाज में उनको याद है। सवाल है कि दो वृत्त है और दो वृत्त में क्या है ना, दो वृत्त में ये दो वृत्त और जिनकी त्रिज्या 4.5 और 3.5 है। मान लेते हैं ये बड़ा वाला वृत्त और इस बड़े का R का मान हो गया आपका 4.5 और इसका छोटा वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r से और स्मॉल r का मान 3.5 कर लिया। ठीक, अब इसके केंद्र के बीच की दूरी पूछा है। मान लो इसको A और इसके केंद्र को B, केंद्र के बीच की दूरी पूछा है, जबकि दिया है इसके स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर। तो दो तरीके से सवाल हो सकता है दोस्तों। एक तो या तो स्पर्श रेखा ऐसे दे सकता है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है, और केंद्र के बीच की दूरी पूछ सकता है। दूसरा, ये फिगर ऐसा रहा होगा, जब इनको टूटी फूटी भाषा में याद है जो था वो इन्होंने लिखा, ऐसे भी रह सकता है कि ये 6 सेंटीमीटर का स्पर्श रेखा है और केंद्र बिंदु A केंद्र बिंदु B, ठीक है, और ये पूछता है दोनों केंद्र के बीच की दूरी कितनी है, बड़का R और ये छोटका R, ठीक है। अब चलिए, तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी तिरछा स्पर्श रेखा, ऐ सीधा स्पर्श रेखा हो गया, सरल है ना। तब आप सुन लीजिए, कंडीशन आपके सामने ऐसा रहा होगा या ऐसा रहा होगा। तो अगर ऐसा है तब सवाल कैसा बनेगा, ये देखिए, सीधा है तो स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा की लंबाई जो है, यहां ध्यान देंगे, स्पर्श रेखा, ये फॉर्मूला जान लीजिए दोनों कंडीशन के लिए, यही दो कंडीशन से सवाल होगा। स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगा, स्पर्श रेखा, ये रूट अंडर केंद्र है ए बी ना, केंद्र के बीच की दूरी ए बी का स्क्वायर, सीधा गया है तब माइनस से रख दीजिए, बड़का आर माइनस छोटका आर के अंतर का स्क्वायर, यानी बड़का आर और छोटका आर के अंतर का स्क्वायर। इस पर कौन फॉर्मूला लगेगा, जब तिरछा स्पर्श रेखा रहा होगा तब लगेगा कि स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा, ठीक, इसकी लंबाई रूट अंडर केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर और यहां माइनस होगा बड़का आर प्लस छोटका आर का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों पर बना देते हैं, आपके सामने कैसा रहा होगा ये आप समझिए। स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है 6, तो 6 का यहां 6 रख देंगे, 6 रख दिए, बराबर देखो ए बी स्क्वायर, अच्छा ये रूट हटा के इधर स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, चढ़ा दिया। अब ये हमारा ए बी स्क्वायर हुआ माइनस आर का स्क्वायर, यानी कि 4.5 में से 3.5 घटा देते हैं, 0.5 गया, 4 में से 3 गया 1 का स्क्वायर, 1 के होगा, ये 1 इधर आके 36 1 37 हो जाएगा, बराबर हुआ ये ए बी स्क्वायर, ए बी तो स्क्वायर हटाइए, रूट इधर चढ़ेगा, रूट 37 हो जाएगा ये ए बी, यानी कि केंद्र के बीच की दूरी ऐसे हो गया। लेकिन अगर ये तिरछा स्पर्श रेखा रहा होगा तब क्या हो जाएगा, ये देखिए, स्पर्श रेखा, तो यहां 6 रखेंगे, रूट हटाएंगे, इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, ये ए बी स्क्वायर हुआ माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर, तो 3.5 और 4.5 जोड़िए, तो लीजिए 4 और 3 7 और 5 5 10 1 8, यहां 8 हो गया, 8 का स्क्वायर, ठीक है, 8 का स्क्वायर, 8 के स्क्वायर इधर आ गया 64 और 36, 100 हुआ, जबकि 100 और इधर है ए बी, तो स्क्वायर हटाइए तो रूट चढ़ाइए, अब 100 का वर्गमूल हुआ 10 और ये हो गया ए बी, ठीक है ना। तो केंद्र के बीच की दूरी कितना हो गई, 10 सेंटीमीटर। मुझे उम्मीद है कि आपको ऐसा सवाल दिया होगा, ये तिरछा स्पर्श रेखा दिया होगा, और अगर ऐसे देता है सरल सीधा स्पर्श रेखा तो आप इस फार्मूला को बना लेते। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। डायरेक्ट हम आज आपके कमेंट को ही लेकर आए हैं।
इसी स्टूडेंट ने एक और सवाल दिया, दूसरा सवाल, राज की एक कार की कीमत यहां पर दिया हुआ है 1,50,000 है। राज ने 5% लाभ पर दिलीप को बेच दिया। दिलीप ने 2% की हानि पर पुनः राज को बेच दी। राज का कुल लाभ या हानि ज्ञात करिए। माने राज को कितना लाभ या हानि हुआ यह पूछा है हम लोगों से। सुनिए, राज जो है 1,50,000 का कार 5% लाभ पर बेच दिया। तो बेच कितना में दिया जानते हैं? 5% लाभ पर ना। तब 5% का मान होता है 1/20, जोड़ दीजिए तो 21/20। ठीक, चलिए 21/20 में बेच दिया, 0 से 0 काट दिया, 2 से 7 दूना 14 और लीजिए 5 दूना 10, 2 0 है ना। ये 7500 गुना 21 कर दीजिए तो ये हो जाता है आपका 57,500 रुपया। ठीक है, ये 2 0 आ गया, 21 5 105 हासिल 10 और 21 सत्ते 21 5 हो गया, 21 सत्ते हो जाता है कितना? 57,000, 1,57,000 हो जाएगा ना। 1,57,500 हो गया, 1,57,500 रुपया में बेच दिया गया। ठीक है, अब देखिए राज ने क्या किया है? राज किसके हाथे बेच रहा है? राज ने दिलीप के हाथे। राज ने ये दिलीप के हाथे इसको बेच दिया कितना में? इसको बेच दिया 1,57,500 में। लेकिन हुआ क्या? दिलीप ने बेचारा 2% हानि सह के इसको दे दिया। 2% हानि सह के दे दिया। इसका मतलब क्या जानते हैं? कि ये जो है 1,57,000 रुपए का 1,57,000 में खरीदा, 2% हानि पर दे दिया। इसका मतलब 98% लेकर दे दिया नहीं, तो प्रतिशत से 2 0 काटिए, इसको काटिएगा तो 54,350 रुपया आता है। 1,54,350। ठीक, अब ये इसको दे देता है पुनः कितना में जानते हैं? 1,54,350 रुपया में लिया। इतना में 1,57,500 में दे दिया 1,54,350 में। तो यही जो अंतर आएगा वही ना इसको लाभ मिल गया। तो कितना? 0 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया, ये सॉरी 4 में से 3 गया तो कितना हुआ? 1, 4 में से 3 गया 1, 7 में से 4 गया 3, 15 से 15 बात खत्म। यानी 3,150 रुपया का लाभ कमा लेता है। 3,150 रुपया का लाभ कौन कमा लेता है? ये राज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल को देखिए जरा। अगला सवाल है इनका, और ये सवाल कई बच्चों ने तीसरा सवाल, ये सवाल कई बच्चों ने हमें कमेंट करके बताया है। यहां पर कहता है एक किसी काम का 25% भाग 10 दिन में, तो 100% 40 दिन में। 25% कितना दिन में? 10 दिन में। तब पूरा 100% यानी पूरा काम होगा 10 चौके 40 दिन में। कहता है बी 40% भाग 40 दिन में। सुनिए, 40% भाग 40 दिन में तो 100% भाग 100 दिन में, यानी बी करेगा पूरा काम कितना दिन में? 100 दिन में। और सी 1/3 भाग 13 दिन में। सी जो है ना 1/3 भाग काम कितना दिन में? 13 दिन में। तब पूरा काम 13 तिहाई 39 दिन में। सी पूरा काम कर देता है कितना दिन में? 39 दिन में। अब कहता है सबसे जल्दी कौन काम पूरा करेगा? सबसे जल्दी 39 दिन ले रहा है कौन? सी। तो आपका आंसर होगा कि सी करेगा। सी सबसे जल्दी पूरा काम कौन करेगा भैया? तो सी करेगा। ठीक है, आगे आ जाइए। हाँ, ऐसा सवाल ऐसे करके पूछ देता है कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, ऐसा भी पूछ सकता था। ठीक है, चलिए तो वो आप जानते हैं। एक हमारे भाई ने कमेंट किया कि सर क्वेश्चन पूछा था कि 19 के फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, यानी कि फैक्टोरियल 19 में जीरो की संख्या बताना है। जीरो की संख्या क्या होगी यह बताना है, ध्यान दीजिएगा। तो जीरो की संख्या बतानी है। देखिए, जीरो की संख्या के लिए हम स्पेशल वीडियो डाल रखे हैं। जीरो की संख्या जब भी फैक्टोरियल वाला सवाल होता है तो हम 5 की संख्या ही निकालते हैं, और जितना 5 होगा उतना ही जीरो होगा। यानी कि नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो होता है। सुनिएगा,
तो नंबर ऑफ 5 निकाल लीजिए। नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए क्या करना होगा जानते हैं? इसके लिए जो संख्या दिया है ना उसमें 5 से पहले भाग दीजिए। तो 5 चौके कितना 20, तो 4 बार ही नहीं लगेगा, कितना बार लगेगा 5 3 15, 3 दशमलव कुछ। भागफल के पूर्णांक भाग को लिखिए दशमलव वाला को ना, यानी 5 के संख्या 3 बार हुआ। नंबर ऑफ 5 निकल के आया कितना 3। तो याद रहे यही नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ 0। 5 के संख्या 3 आया है इसलिए 0 की संख्या 3 होगा। और फैक्टोरियल होना इसका मतलब हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 गुना 19 तक। इनको अगर गुना करोगे आप तो अंतिम में 3 जीरो पाओगे। गुना करने के बाद 1 से 19 तक के संख्या को गुना करो, अंतिम में 3 जीरो आपको मिलेगा। ठीक है, आइए सवाल है अपने सामने ये पचमा, और कहता है दो समरूप त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज डीईएफ है। यदि AB बराबर 12.5 सेंटीमीटर है, D बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो दोनों त्रिभुज के भुजा का अनुपात बताइए। और इनका कहना है कि जिसमें एक ऑप्शन 5:4 था, एक ऑप्शन 5:4 भी था, तो शायद इन्होंने यही मार दिया। याद रहे दोस्तों कि दो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, भुजा के वर्ग के रेशियो के बराबर उसका क्षेत्रफल का रेशियो होता है। यानी हम यह कह सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुज अगर मान लो ABC और एक त्रिभुज हमारा DEF है, समरूप है अगर, तो यहां ध्यान देना इसके संगत भुजा जैसे AB तो DE, BC तो EF और DF तो इसका AC, ये संगत भुजा हुआ। संगत भुजा के वर्गों का अनुपात जो होता है वो क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। इसमें कहता है दोनों त्रिभुज का अनुपात बताइए, यानी दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, ये सवाल रहा होगा पूरा पूरा। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालिएगा। दो समरूप त्रिभुज है जिसमें AB 12.5, AB कितना है 12.5, और उसी तरह D कितना है 10, ये वाला D कितना है 10। अब कहता है दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो ये पहला त्रिभुज मान लीजिए कि ये फर्स्ट त्रिभुज, ठीक है, और अनुपात निकालना है सेकेंड त्रिभुज, ये वाला सेकेंड त्रिभुज। ठीक है, तो इनके भुजा के वर्ग के अनुपात में इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। यानी इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, ये क्षेत्रफल, ये पहला क्षेत्रफल दूसरा का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल जो होगा ना, क्षेत्रफल जो होगा भुजा के वर्ग के अनुपात में, यानी क्या 12.5 का वर्ग अनुपात कितना, ये 10 का वर्ग, इस रेशियो में होगा। अब बताइए इसका वर्ग करने के लिए आप ऐसा कर लीजिए ना, 125 गुना 125, ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा देखो 125/10, यानी कि 10 गुना 10 स्क्वायर हुआ, तो 125 दशमलव हटे तो बट्टा 10 होता है, स्क्वायर है तो 2 बार 10 बराबर यहां 10 गुना 10 कितना 100। यानी हम ये भी कह सकते थे कि देखिए नीचा 100 है ना, तो 100 को अगर काटते हैं 25 से तो 25 चौके 100, और ऊपर 25 5 125, फिर काटते हैं 100 को 25 से 4 बार में, 25 से इसको 5 बार में, ऊपर हो गया 5 25, और उधर हो जाएगा 4, उधर चल जाएगा 4 चौके 16, यानी इसका रेशियो 25:16 हो जाएगा। क्षेत्रफल का रेशियो 25:16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही होगा 5:4। एक ऑप्शन था जो कि ये गलत ऑप्शन था। ठीक है, आइए अगला सवाल आते हैं। आपके सामने एक सवाल यह भी है कि x² - 5x + 6 = 0 है, तो x का मान होंगे। तो इन्होंने कहा कि माई आंसर 2 व 3 एक ही ऑप्शन में, हाँ 2 और 3 करके दिया होगा, और एक ही ऑप्शन में आपने सही मारा है, क्योंकि यहां रखते हैं 2 या 3 तो 0 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस, यहां 2 रखेंगे तो 5 दूना 10, आइए +6 तो बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 6 4 10, 10 में से 10 गया 0। दूसरी चीज ये 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस यहां 3 रखते हैं तो 3 5 हो जाता है 15, और ये प्लस है 6 तो बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि 6 और 9 15, 15 में से 15 गया तो 0। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल पर आ जाइए दोस्तों। इस सवाल में, ये सवाल कई लोग ने लिखा, और कहीं 20 लिखा, कहीं 30 लिखा इसमें, और यहां जो x - y पूछा है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, ये आप गलत लिखे हैं, यहां पर आपसे प्लस रहता, ठीक है, तब ये सवाल बनता टोटल कितना जानते हैं कि cos 3x - 20 डिग्री बराबर sin कितना 20 +
3y, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा? आइए जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर कॉस और साइन आपस में तभी बराबर होगा जब उनके थीटा का योग 90 डिग्री होगा। ठीक है, जब उनके थीटा का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ध्यान दीजिएगा, तो थीटा का योग 90 डिग्री मतलब इनका और इनका योग 90 डिग्री होगा। तो याद रहे क्या है कि देखिए, अगर साइन 45 लीजिएगा, अच्छा एक काम करते हैं, चलिए साइन 45 लीजिएगा तो कॉस 45 लीजिएगा तो बराबर होगा, यानी 1/√2 होगा और ये भी 1/√2 होगा। यानी देखिए 45 और 45 कितना होता है? 90। इस साइन का मान और कॉस का मान बराबर तभी होगा जब थीटा का योग कितना होगा? 90। अगर साइन 30 लेते हो तो कॉस 60 लेना होगा, तब होगा आपस में बराबर। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, यहां ध्यान दीजिए, पूरे को हमने मिटा दिया है और ये चीज समझ गए, साइन कॉस आपस में बराबर तब होगा जब थीटा का योग 90 डिग्री होगा। तो यहां शायद माइनस लिखे, तो पहले हम माइनस पर बना के देखते हैं सवाल सही है कि नहीं। तो कॉस आपस में कॉस का मान कितना है? 3x, कॉस के साथ थीटा कितना है? 3x माइनस 20 और योग किसका? उसका, किसका? 20 माइनस 3y का। ठीक, इन दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो 3x आई 3y, तो 3x माइनस 3y। ठीक है, आई 20 गया, बात खत्म। उधर बच गया 90, तो इधर 3 कॉमन, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 90। 3 से कट दिया 30 बार में, तो हो सकता है x माइनस वाई बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो सॉरी, x माइनस वाई बराबर कितना? 30 दोस्तों, हाँ 30 डिग्री। तो ये सही है, आपका सवाल बिल्कुल सही और 30 डिग्री आंसर आ गया। ऐसे सवाल में कुछ हमारे भाई यहां 20 के जगह 30 भी लिखे हैं, जो कि सवाल अपने पास आया है, तो हो सकता है कि उतना याद थोड़े रहता है सबको। ये देख लीजिए, अगला ही सवाल था, तो कोई बात नहीं है। अगर देखिए साइन कॉस आपस में बराबर दिया है तो थीटा का योग 90 डिग्री होगा। थीटा ही पूरा हुआ, यानी कि 3x माइनस 30 और दूसरा जो है 20 माइनस 3y, इन दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब ये देखिए 3x माइनस 3y, 3x इधर ले लेते हैं, माइनस 3y ले लेते हैं, 20 इसमें से घटा देते, -10 उधर जाकर +10, 90 10 कितना हो गया? 100। तो 3x माइनस वाई बराबर 100, यानी x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 100/3, यानी कि 33.1/3। तो ये नहीं रहा कि वही रहा होगा और इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है सवाल में। तो देखिए अब अगला सवाल ये भी था, देखिए साइन a प्लस बी बराबर है √3/2 एवं कॉस a माइनस बी बराबर है √3/2। तो a व b का मान बताइए जबकि थीटा न्यून कोण है, और कहते हैं कि यह सवाल 100% सही। आइए ध्यान दीजिएगा, देखिए साइन बराबर दिया है, यहां दिया है कि साइन a प्लस बी का मान दिया था अगर √3/2, तो आप जानते हो साइन 60 का मान होता है, यानी a प्लस बी का मान हो गया 60 डिग्री। दूसरा चीज, कॉस a माइनस बी बराबर √3/2, तो कॉस थीटा में कितना का मान √3/2 होता है? a माइनस बी बराबर हो जाएगा, देखिए √3/2 तब आएगा जब कॉस में 30 डिग्री का मान होगा, तो यहां 30 हो गया। अब अगर a का मान आपको चाहिए, देखो a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30, दोनों को जोड़ के 60, दोनों को घटा के 30। इसमें बड़ा मान a हुआ, छोटा मान b। क्यों? क्योंकि बड़ा में से छोटा घटा तभी तो प्लस में आया, ना तो माइनस में आ जाता, छोटका में से बड़का घटता था। ये प्लस में है 30, है ना? तब बड़ा मान निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 60 30 90, 90 को 2 से भाग तब 45। और b का मान निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग, छोटका का मान निकालना हो तो घटा के 2 से भाग, 60 में से 30 घटाए 30, 2 से भाग दिए 15। यही हो गया इसका मान a और b का। ठीक है, चलिए अगला सवाल आ जाइए। यह सवाल हो चुका है, यह सवाल हो चुका है। हाँ, एक सवाल यह भी है आपके सामने, क्या है? 1200 का 20%, देखिए 1200 का 20% का 20%, दो बार 20%, क्या होगा? लीजिए प्रतिशत से 2 जीरो काट दिए, प्रतिशत से 2 जीरो काट दीजिए, ये 12 आई हो गया, 2 दूना 4, तब 12 चौके कितना हुआ? 48। ये था। चलो अगला देख लो, अगला। हाँ, बहुत अच्छा सवाल कहता है, ये सवाल पढ़ा रखे हैं। देखिए
1 से लेकर बढ़ते गया कहां तक, 31 तक, और फिर 31 से घटने लगा 1 तक, माने 1 से गया 31 तक, 31 से घटने लगा 1 तक। सबसे बड़का संख्या कौन, 31, यानी पूरे का योग निकालना हो तो बड़की संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, 31 का स्क्वायर 961। सवाल अगर आपसे पूछे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस 50 और फिर घटेगा 49 प्लस 48 प्लस 47 और प्लस डॉट 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 प्लस 1 है ना लास्ट में, यानी 1 से गया सबसे हाईएस्ट नंबर कौन, 50, फिर घटते चल गया वहीं तक 1 तक। सबसे बड़ी नंबर को स्क्वायर करिए, 50 के स्क्वायर कितना होता है भैया, 2500 होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आइए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे यह पूछा गया कि 394 गुना 394 प्लस 2 गुना 394 गुना 106 प्लस 106 गुना 106 की वैल्यू क्या होगी। ध्यान देना, ये देखो अगर इसमें दो तरह की संख्या है, केवल 2 को छोड़ दे तो इसको a मान लेते हैं, a माने हैं, इसको b मान लेते हैं, 106 वाला को b मान लेते हैं। प्लस होता है बाउंड्री भैया, प्लस बाउंड्री होता है तो ये a स्क्वायर हो गया। अब देखो प्लस 2a b हो गया, फिर प्लस है तो प्लस बाउंड्री के उधर काम, तब b गुना b स्क्वायर, यानी ये हुआ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मतलब क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर होगा ये। इसका मतलब a का मान हमने ले लिया 394 प्लस b स्क्वायर मतलब b का मतलब 106, इसका स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे 300 100 494 6 100 और, यानी 500 हुआ कि 500 का स्क्वायर करना है, नहीं 300 100 400 94 6 100, यानी 500 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर कितना 25, 5 के स्क्वायर कितना 25 भैया, 2 जीरो है तो 4 जीरो आवेगा, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल आइए। हाँ, इस सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ी है, देखिए इन्होंने जो टाइप किया ना ये गड़बड़ किया, हालांकि इसका एक और स्टूडेंट ने जो टाइप किया यही सवाल सही हो गया। जैसे क्वेश्चन क्या था, 3 वर्ष में किसी धनराशि पर 60% बढ़ोतरी होती है, उसी राशि पर 6% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। इसमें यह रहना चाहिए था ना कि 60% बढ़ोतरी, ऐसे नहीं। ये देखिए सवाल, इसका ओरिजिनल सवाल कहां है, आगे मैं अभी आपको बताता हूं। वो साधारण ब्याज दिया था, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, यह सवाल हो चुका है। हाँ, एक सवाल ये कर लेते हैं, फिर वो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज वाला करेंगे। यहां दिया कि x अनुपात y 3:4, फिर y अनुपात z 5:7, तो y लिखा हुआ है तो y लिख दीजिए 5 और z का मान 7, तो यहां z लिख लीजिए, अनुपात दे दीजिए। सबको गुना करिए, 2 2 का, 4 7 28 अनुपात दे लीजिए, फिर 4 5 यहां गुना किए, 4 7 28, फिर 4 5 20, और फिर देखिए कोना कोनी 3 5 15, ये रेशियो 15 20 28 यही रेशियो है आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल आइए। ये 19 फैक्टोरियल वाला हो चुका। अब देखिए, हाँ ये भी हो चुका है। देखिए एक किसी काम का 25% भाग 10 दिन में, अभी बताए थे ना थोड़ा देर पहले, 25% 10 दिन में, 25% काम, अगर वो 25% काम करता है 10 दिन में भैया, इसका मतलब पूरा काम होगा 25%, 4 गुना यानी 10 चौके 40 दिन। उसके बाद बी 40% भाग 40 दिन में, यानी बी पूरा काम करता होगा 100 दिन में। 40% 40 दिन में तो 1% 1 दिन में, 100% 100 दिन में। और सी 1/3 भाग करता है 13 दिन में, तो पूरा काम 13 39 दिन में। तो सबसे कम टाइम किसको लगता है, सी को। यही सवाल पूछा था इसमें, नहीं ये सवाल हम करा दिए थे अभी। अब ये देख लीजिए, एक सवाल ये भी है आपके सामने। सवाल ये आया कि a प्लस, देखो a प्लस y बराबर 60 और a माइनस y बराबर कितना 30, तब a और b का मान अलग अलग बताना है। तो देखो a का मान निकालने के लिए ना, बड़का में से छोटका घटा तभी प्लस में आया, इसका मतलब बड़का का मान दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, 60 30 90, 90 को दूसरे भाग 45। ऐसा एक सवाल भी पीछे बनाए थे। छोटका यहां पर क्या है, y है, हो सकता है वहां पर a और b रहा होगा, इन्होंने y लिख दिया। 60 में से 30 घटाइए 30, 30 को दूसरे भाग 15। ठीक, अगला सवाल आइए। देखो इस सवाल में थोड़ा सा शक है। cos x प्लस y बराबर 1/2 दिया है, तो यहां पूछेगा कि sin x प्लस y का मान क्या होगा।
कि कॉस एक्स माइनस वाई नहीं, कॉस एक्स प्लस वाई बराबर 1/2। तो कॉस में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? आप कहिएगा 30 नहीं 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो बस साइन एक्स प्लस वाई है तो यहां 60 डिग्री रख दीजिए, एक्स प्लस वाई का मान पता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। ये हो जाएगा आपके इस सवाल का जवाब। ठीक, चलिए अगला सवाल आ जाइए। हाँ, इस सवाल में देखिए, इसमें क्या है, एक नाव था, इन्होंने एक सवाल का जवाब बताया कि एक नाव का था, एक नाव का सवाल था, यानी क्या सवाल था, 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक नाव का चाल होगा और एक धारा की गति रहा होगा, तो 37 किलोमीटर की दूरी कितने देर में तय करेगी। तब आपको यह भी पता होगा कि धारा के दिशा में नाव को तय करना था या धारा के विरुद्ध, तो यही दो कंडीशन होगा। तो अगर मान लीजिए 37 किलोमीटर रहे या 36 रहे, कुछ भी रहे, तो इस 37 किलोमीटर अगर धारा के दिशा में जाना है, एक यहां पर नाव का चाल दिया होगा वेलोसिटी ऑफ बोट, और एक 3 जो दिया होगा स्ट्रीम यानी धारा की गति। तो अगर धारा के दिशा में जाना है तो 6 + 3 के चाल से जाएगा, दूरी बट्टा चाल समय हो जाएगा, ये निकल जाएगा। दूसरा, अगर धारा के विरुद्ध है तो 6 - 3 यानी 37 में से 3, ये इस दूरी बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल समय। ठीक है, अब ये 37 आपका सही है या नहीं है ये आप समझो। चलो अगला देखो, टाइप आपको समझ में आना चाहिए। ये भाई साहब सवाल का जवाब गलत मार के आए, आंसर 3 PM कर दिया इन्होंने। देखो 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट है ना, 30 मिनट पहली बार 10 AM पर मिले तो फिर कब कितने बजे मिलेंगे। इस सवाल एलसीएम में सेव कर रहा होगा और सवाल यह रहा होगा कि 3 व्यक्ति जो है ना, मान लो कि किसी वृत्ताकार पथ पर दौड़ लगा रहा है और वो मिल रहा है 10-10 मिनट पर मिल रहा है, 10 मिनट पर आ जा रहा है एक बार, 15 मिनट पर, 25 मिनट पर और 30 मिनट पर अलग अलग व्यक्ति रहा होगा। ठीक है, मतलब चक्र लगा रहा है 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट पर। पहली बार सब मिला था एक बार 10 बजे, तो फिर कब मिलेगा, फिर कब कितने बजे मिलेगा, यह सवाल। तो आपको मैंने एक चीज बताया था कि अलग अलग समय का अंतराल रहे, जैसे घंटी बत्ती वाला बताए थे, तो अलग अलग समय का अंतराल रहेगा ना, एक साथ निकालने के लिए एलसीएम बना दीजिए। एलसीएम में सबसे बड़का पकड़िएगा 30, 30 को तो 25 नहीं काटेगा, 30 दूना 60 को भी नहीं, 30 90 को भी नहीं, 30 चौके 120 को नहीं, 30 पचे 150, 150 को 25 भी काटेगा, 30 भी काटेगा, 15 भी काटेगा, 10 भी काटेगा, यानी कि ये 150 मिनट हुआ भैया। 150 मिनट के अंतराल पर वे सभी यानी चारों व्यक्ति आपस में मिलेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि कहीं चक्र लगा रहा है, यहां से चला हो और 10 मिनट पर एक लगाता है, 15 मिनट पर दूसरा, 25 मिनट पर तीसरा और 30 मिनट पर चौथा, और इस तरह से पहली बार वो 10 बजे मिला था, तो समझ लीजिए कि 150 मिनट के बाद फिर से मिलेगा। 150 मिनट का मतलब होता है 2 घंटा 30 मिनट। ठीक ठीक ना, 2 घंटा 30 मिनट। अब बताइए 2 घंटा 30 मिनट बाद मिलेगा, 60 दूना 120 और 30 150 है ना, 2 घंटा 30 मिनट। तो 10 बजे मिला था, 10 बजे, तो 10 बजे के मिलल 2 घंटा 30 मिनट और जोड़ दीजिए ना, जोड़ दीजिए, यानी 12:30 पर दोबारा मिलेगा दोपहर में। ठीक ना, ये होगा सही आंसर आपका। 3 अगर मारे हैं तो गलत किए हैं। ठीक, चलिए ये वाला सवाल हो चुका हमारा, सेकेंड शिफ्ट में आया था। तो हाँ, अब आ गया CISI वाला, जो पीछे मैंने बताया कि एक सवाल वो त्रुटि है। सवाल ऐसा था, यही सवाल दूसरे स्टूडेंट ने भेजा और कहा कि 6 साल का साधारण ब्याज की दर से 60% हो जाता है, माने कोई धन जो है ना 6 साल में साधारण ब्याज की दर से 60% हो जाता है, तो 3 साल का CI 11,000 का कितना होगा, माने 11,000 का पूछा था। ठीक है, अब बताइए 6 साल का साधारण ब्याज 60%, तब रेट कितना रहा होगा जानते हैं, रेट निकाल लीजिए। इस 60% हुआ है कितना दिन में, 6 साल में, तो 6 से भाग लगा दीजिए, 10% रेट रहा होगा। 10% के दर से 6 साल में 10 6 के 60% साधारण ब्याज। जबकि अगर CI निकालना हो तो CI 3 साल के लिए, अब कहता है 3 साल का CI। दोस्तों अगर रेट 10%, टाइम है 3 वर्ष और निकालना हो CI, तो काम क्या करना होता है, देखो 3 साल के CI, रेट का क्यों, पहला काम 2 अंक में लिखना है। ठीक है, दूसरा काम SI गुने, यहां दूसरा काम लिखेंगे SI गुने R, रेट का क्यों हो गया
2 अंक में लिखना है। अब SI गुने R और यहां दशमलव देना, इसको भी 2 अंक में लिखना है और उसके बाद यहां पर लिख देना है SI। देखिए क्या करना है, 10 का क्यू कितना 1000, 1000 का 2 अंक लिखेंगे 10 हासिल। दूसरा काम SI गुने R, तो 10 तिया 30, 30 हुआ SI 3 साल का। 30 में फिर R से गुना, 30 का है 300, 300 और 10 जोड़ देंगे 310, यहां पर 10 लिखाएगा केवल और 3 हासिल रहेगा, दशमलव आ गया। अब SI, तो 10 तिया 30, SI होता है R इंटू T, 10 तिया 30 आई 3 हासिल वाला 33, यानी आपका CI जो आएगा 3 साल में ना 33.1% आएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो आंसर आने वाला है वो कितना धन का 11,000 का कहता है। तो 11,000 का 33.1%, 33.1%, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, 33.1 था, दशमलव को हटाए थे, एक और जीरो नीचे लाए, ये 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, 11 से गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिएगा तो 1 1 का 3 कितना 4, फिर 1 3 4 हो गया, 3 3 6 और फिर हो गया यहां 3, 36 41। ठीक है ना, 331 और फिर 331, 1 3 1 4 3 3 6 3, ठीक है 36 41 आपका ये हो गया। आपका क्या जानते हैं, CI हो गया। ठीक है, आइए अगला एक सवाल ये भी था आपके सामने, देखो कि P का मान दिया गया था 5 माइनस 2 रूट 6, तो पूछ लिया कि बताओ पी स्क्वायर प्लस 1 बट्टा पी स्क्वायर का मान क्या होगा। चलिए एक बात बताइए, P का मान इतना है ना, अगर इन दोनों के वर्गों का अंतर, इन दोनों के वर्गों का अंतर अगर 1 आ रहा है, जैसे 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आई 6 आएगा, गुना होगा 4 6 के 24, अंतर 1 आ रहा है ना, तो एक काम कर सकते, P का मान दिया है ना तो 1 बटा P का भी मान निकाल सकते हो। कैसे, केवल बीच का साइन चेंज करके, बस। अब आप P प्लस 1 बट्टा P का भी मान निकाल लीजिए। P का मान इतना, 1 बट्टा P का मान इतना, अगर जोड़ दीजिएगा तो प्लस में माइनस में खत्म, 5 और 5 हुआ 10। अब अलजेब्रा में आप ऐसा पढ़ चुके हैं कि अगर P प्लस 1 बट्टा P का मान 10 है तो P स्क्वायर प्लस 1 बट्टा P का स्क्वायर निकालने के लिए बड़ा सिंपल काम है, 10 का स्क्वायर करना है और प्लस में है तो 2 घटा देना है, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 2 चला जाएगा तो 98 आ जाएगा, और 98 इन्होंने आंसर किया था, तो बिल्कुल सही आंसर आपने किया है। ठीक है, चलिए यह है हमारे राजेश कुमार। आइए भैया राजेश जी, अगला सवाल। अगला सवाल एक और हमारे विद्यार्थी ने कहा, ऐसा ही कुछ सवाल था कि सर P बराबर, उन्होंने कहा कि P बराबर दिया था 4 प्लस रूट 5 था, और P का स्क्वायर यानी P का स्क्वायर प्लस 1 बट्टा 1 अपॉन P स्क्वायर क्या होगा ये पूछा था। ठीक है, तो अगर ये पूछा है आपको P स्क्वायर प्लस 1 बट्टा P स्क्वायर, तो P बराबर 4 प्लस रूट 5 है, तो देखो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 और रूट 5 का स्क्वायर कितना हुआ 5 है, तो यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर 5 है 4 का स्क्वायर 16, 5 3 15, यहां 3 रहा हो नहीं, देखिए P बराबर, यहां पर एक काम करिए, 1 बट्टा P का मान अगर लाना है हमें तो 1 बट्टा 4 माइनस रूट 4 प्लस रूट 5, नीचे से ऊपर भेजेंगे तो 4 माइनस रूट 5 हो जाएगा, नीचे में वर्गों का अंतर, ये हुआ 16 और 16 में से 5 चला जाएगा 11। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, अब मिलते हैं फिर हम आपसे अगली वीडियो में, यानी कि 13 जनवरी का मैथ लेकर। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।